भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पर आ जाओ। इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिजाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और मैं तो स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 तारीख तक के लिए बाहर निकाला है। 4 तारीख तक के लिए बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि तब वो अपनी पूरी हार देख के फिर वापस तिहाड़ जेल में जाते। अब वो 2 तारीख को जाएंगे, अगर 5 को जाते तो वो अपनी जेल देख के और हार देख के, दोनों देख के जाते और जनादेश भी देख के जाते। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त है और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। तो केजरीवाल इज बैक और केजरीवाल कह रहे हैं आई एम बैक। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल गई। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, केस से जुड़ी किसी भी आपराधिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी, किसी भी तरह की फाइल पर कोई साइन नहीं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी आक्रामक है और आम आदमी पार्टी जश्न के साथ साथ सियासी नजरिए से बीजेपी से ज्यादा आक्रामक है। अब बीच चुनाव में केजरीवाल को मिली राहत किसके लिए सियासी आफत बनकर आई, यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। 1 जून तक अंतरिम जमानत और 1 जून के ठीक बाद फिर सरेंडर। लेकिन सियासत के पहलू पर आए उससे पहले अंतरिम जमानत की शर्तों पर गौर फरमा लीजिए। मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, बिना एलजी की इजाजत
फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले की भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। किसी गवाह से किसी भी तरह संपर्क नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने कहा इन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा और इन शर्तों को मानने के बाद अंतरिम जमानत की शर्त के आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं और इस पृष्ठभूमि में जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है तो समग्र और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण उचित है। आम चुनाव लोकतंत्र की संजीवनी प्रदान करता है। केजरीवाल को बेल उन्हें ज्यादा वरिष्ठ नहीं बनाती। यह सही है कि केजरीवाल ने 9 संबंध का पालन नहीं किया। केजरीवाल पर गंभीर आरोप हैं लेकिन अभी दोषी नहीं है। केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल से समाज को कोई डर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी की जान में जान आई है। केजरीवाल को बेल, क्या पलटेगा सियासी खेल? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा। आ गया। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की। क्या बेल मिला? बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं। बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पास आ जाओ। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। तो स्वागत करते। ये बेल तो बल्कि पहले हो जानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो जो भी ईडी के केसों में फंसे हैं, थोड़ा समय ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। कोई औचित्य नहीं बनता लोगों को इतने समय जेल डालने का। इन्हीं का केस नहीं और सबके तमाम केस भी हैं। तो स्वागत की बात है कि ये बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? तो ये कहना कि कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी की जिंदगी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के जीवन पे असर करे, चाहे 1 लाख के। तो ये जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुझे बहुत निराशा हुई। और मैं तो स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 तारीख तक के लिए बाहर निकाला है। 4 तारीख तक के लिए बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि तब वो अपनी पूरी हार देख के फिर वापस तिहाड़ जेल में जाते। अब वो 2 तारीख को जाएंगे, अगर 5 को जाते तो वो अपनी जेल देख के और हार देख के, दोनों देख के जाते और जनादेश भी देख के जाते।
केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने तो ये थे राजनीतिक बयान और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी चेहरों में से एक हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आज इनके लिए खास दिन। आलोक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत खुश होंगे रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कि नहीं? आज मैं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी बहुत प्रसन्न हूं। और जो लोग भी लोकतंत्र में तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखने के हामी हैं वो अवश्य इससे संतुष्ट महसूस किए होंगे। लेकिन सर जमानत मिली है, इतना जश्न क्यों मना रहे हो? जश्न क्यों मना रहे हैं? दोष मुक्त थोड़ी ना हो गए आप? कोर्ट ने यह थोड़ी ना कहा है कि आप दोषी नहीं है। मैं बता देता हूं, कोर्ट के सामने ये प्रश्न भी नहीं था कि मैं दोषी हूं या नहीं हूं। कोर्ट के सामने प्रश्न ये था, जो मुख्य प्रश्न था कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। मुख्य प्रश्न ये था कि मुझे गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ रहा हूं कि मैं दोषी हूं या दोषी नहीं हूं। ये तो आज सुबह तक ईडी भी नहीं मानती थी कि मैं दोषी हूं। जब उन्हें जमानत की संभावना दिखी तब आज उन्होंने फट से जल्दी में बना करके एक चार्जशीट दाखिल करने की बात कर दी। 2 तारीख को फिर वापस जाना है सर। मैं वही तो कहना चाहता हूं जी कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो सोते नहीं हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको शुभकामनाएं हैं कि ये 20 दिन उनको नींद अच्छी आएगी। विक्टिम उनको कार्ड शुभकामनाएं। कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलना साहब, हमने विक्टिम कार्ड खेला ही नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं गिरफ्तारी अवैध है, पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। लेकिन कोर्ट ने तो जमानत 1 तारीख तक दी है ना सर, वो अंतरिम जमानत। सर देखिए, ये तो ईडी तो अंतरिम जमानत तक का भी विरोध कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात क्या, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि हमारी प्रेयर में अंतरिम जमानत भी नहीं थी। ईडी के वकील साहब तो कह रहे थे ना नीचे जाकर के जमानत का एप्लीकेशन लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, गिरफ्तारी वैध है अवैध इसका फैसला करने में हमें लगेगा टाइम, इसलिए अभी हम फिलहाल अंतरिम जमानत दे रहे हैं। आप उसके पहले आप जमानत पर जश्न मना रहे हैं, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं सर, ये तो जमानत अंतरिम जमानत है, 2 तारीख को फिर वापस जाना है। अरे सुन ले, 1 मिनट और सुन ले। आप पिछले 3 दिनों की जो सुनवाइयां हुई हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट को ध्यान से पढ़ें जी। ईडी के मुंह में जवाब नहीं था कई प्रश्नों का। क्या आलोक पांडे जी, ये जमानत मिली है उस पर इतना जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक बात तो है आलोक जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जो समझाना चाह रहे, जितना मैं समझ पाया 260 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है जी। यानी 260 सीटों पर बचा इलेक्शन, किसकी बढ़ेगी टेंशन? किस नजरिए से देखें केजरीवाल अंतरिम जमानत? एक कहावत याद आ रही, कहो तो पहले कहते। हाँ बोल दीजिए सर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहला तो 20 दिन में खामखा में और जश्न मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के जोश पैदा करने के लिए अच्छी खबर हो। लेकिन अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि 2 जून के बाद लोकतंत्र का क्या होगा, क्योंकि आज तो लोकतंत्र की रक्षा हो गई। 2 जून को लोकतंत्र क्या फिर जेल में बंद हो जाएगा? इन लोगों ने लोकतंत्र को मजाक बना के रखा है। ये जेल से बाहर है तो लोकतंत्र आजाद, ये जेल के अंदर चले गए तो लोकतंत्र बर्बाद।
अरविंद केजरीवाल के इस देश से आलोक जी, कोर्ट ने फैसला दिया है। नहीं तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि गलत फैसला दिया है। मैं कह रहा हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र की विजय हुई है, तो 2 जून को लोकतंत्र क्या फिर जेल में जाएगा? लोकतंत्र का मतलब अरविंद केजरीवाल खेल पलटेगा कि नहीं केजरीवाल की जमानत के बाद? अब ये बताना मुश्किल है, फिर भी मैं अंदाजा लगाता हूं दिल्ली में नहीं, पंजाब में कुछ लाभ मिलेगा। कुछ बदलेगा खेल? मैंने कहा दिल्ली में नहीं, दोनों पार्टियां मिल करके, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल जाएं तो लगभग 40% मत है 2019 में, और भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं हूं, तो लगभग 55%। नहीं आलोक जी, वहां तो मामला अलग अलग है। पंजाब में वो बोल रहे तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दिल्ली में कह रहे हम दोस्त हैं, पंजाब में कह रहे तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आम आदमी पार्टी की आप रणनीति देखिए, जहां वो ताकतवर है वहां कांग्रेस से कहते हो पंजाबी घरा न छोड़ो, ठीक है मित्र हो, घरा न छोड़ना तुम, और दिल्ली में कहते नहीं हम भाई भाई हैं। केरला में ये लोग फिर वही हो पंजाबी घरा न छोड़ो। रमेश जी चले जल्दी से, रमेश जी, फिर मैं प्रमुख साहब और आशीष जी के पास जा रहा हूं। मैं विश्लेषक महोदय को 2 बातें याद दिलाना चाहूंगा। पहली तो ये कि मनु सिंघवी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी थी वो ये कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि चुनाव में प्रचार में किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को बात लेनी चाहिए। प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दें। इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो निर्णय आया है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 को वाकई जस्टिफाई कर रहा है? अभी तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई प्रश्न अब आप निर्णय पे प्रश्न उठा रहे हैं, अब आप निर्णय पे प्रश्न उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक आस्थाओं और मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए फैसले में भी ये लाइन लिखी है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। सबको मिलेगा आगे। अब आप जो आर्टिकल 14 का मामला उठा रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 पे आप सवाल उठा रहे हैं? सहमति जता रहा हूँ। नहीं, असहमति जताना आपका अधिकार है और सहमत होना हमारा अधिकार है। ये अधिकार मिलेगा कि प्रधानी का चुनाव लड़ना है और वो जेल में है तो उन्हें जमानत मिले। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो संविधान का हिस्सा होता है। आलोक जी, मुझे लगता है कि वकालत तो आपने की नहीं होगी अभी, है सर? मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा, तो चुनौती दे सकते हैं आप कोर्ट में जाकर इस फैसले? मैंने कहा कि मैं असहमत हूँ, असहमत में चुनौती की जरूरत नहीं है। सहमत असहमत ठीक है, ये लोकतंत्र की एक व्यवस्था भी है, खूबसूरती भी है। कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, लेकिन अगर कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है, आप कह रहे हो कि आर्टिकल 14 तो वहां से काबू तो वकील खड़े हुए थे ना सर उस वक्त। खैर, जब इस देश में राम मंदिर के आदेश से सैकड़ों लोग असहमत हो सकते हैं, तो क्या मेरे पास असहमति का अधिकार नहीं है? ठीक, अब वो सहमति अब वो तो वक्त निकल गया ना सर, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। खैर, आशीष जी, फिर मैं प्रमुख साहब के पास जाऊंगा। आशीष जी, इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा होगा केजरीवाल जी के बाहर आने से? कुछ जान में जान आएगी? चावला साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में आज परशुराम जी की जयंती है। मैं समस्त जनता को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी पैनल में उपस्थित भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। जी आलोक भाई, आप तो सहमत है। आलोक भाई बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे सूझबूझ के साथ में तथ्यों को रखते हैं। देखिए, कोई भी निर्णय आता है तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आनन फानन में जिस तरह से ईडी ने पिछले 2-3 दिनों में प्रयास किया, एफिडेविट देने का प्रयास किया और उन्होंने चार्जशीट करने का प्रयास किया, फाइनल एंड मोमेंट क्या लगता है आपको उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम उसके अंदर शामिल किया? नहीं, कविता जी का नाम शामिल किया उन्होंने। अब एक चीज और बताता हूँ, ईडी की बातों पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछले कुछ वर्षों से लगातार चीजों को देखा जाए, प्रताप सरनाईक, छगन भुजबल, रविंद्र वाइकर और ऐसे बहुत तमामों लोग हैं जिनके ऊपर ईडी ने प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के पास जब गए, अजीत पवार, ऐसे ऐसे लोग जब गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उन्होंने सरकार में हिस्सा अपना लिया। यहाँ तक आपको बताऊंगा चावला जी, आप चिंतित हो जाएंगे इस विषय को लेके। छगन भुजबल जो कि
2 साल जेल काट के आए। ईडी के अधिकारी जाके कोर्ट के अंदर कहते हैं कि छगन भुजबल साहब की फाइल ही नहीं मिल रही है। सोचिए इनकी विश्वसनीयता कहां तक देखी जाए और कैसे। देश के प्रधानमंत्री, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी तो मसला यही है ना कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं। यही आज जिनको आप कह रहे हो कि बहुत बहुत बधाई, और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी यही रामलीला मैदान में खड़े होकर कह रहे थे सत्ता में आने दीजिए, इनको सबको जेल में डालेंगे, मतलब आप लोगों को, और आप कह रहे हो कि बधाई हो आपको कि आप बाहर आ गए। यस देखिए क्या है, मैं चावला जी यही चीज बताना चाहता हूँ। मैंने जो अपने बड़े भाई आलोक भाई को कहा कि भाई आप तो ऐसे न थे, उसका कारण ये था कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सिर्फ पुरानी और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं है, ये सबसे बड़े दिल वाली भी पार्टी है। असली लोकतंत्र क्या है मैं आपको बताऊं? हम सुनिए ना वो आपका बड़ा दिल संदीप दीक्षित दिखा रहे थे। आलोक जी जल्दी रेड करिए, फिर मैं प्रमुख साहब को पूरा वक्त दूंगा। जी मैं बर्बाद करके करने वाली पार्टी। चावला साहब ये वही आशीष जी हैं जिन्होंने कहा था कि ये सारे के सारे शराब घोटालेबाज एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि बधाई हो आप बाहर आ गए जेल से। नहीं देखिए, आरोप लगाना एक अलग विषय है, जो तथ्य मिलते हैं उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम का घोटाला करके हमारे ऊपर आरोप लगाया गया। 2014 में हमारी सरकार को बदनाम किया गया। आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन सब सोशल अकाउंट से ये जाने कौन से जमाने के एक लिस्ट निकलती थी कि स्विस बैंक में इतने 1000 करोड़ रुपए इनके जमा है, इतने 1000 करोड़ रुपए इनके जमा है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मात्र एक हस्ताक्षर से विदेशों में जमा काला धन देश में आ जाएगा, तो एक जनता को 15 क्यों नहीं मिल जाएगा? ठीक है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने विपक्ष के आम जनता को मौका दिया कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए। निश्चित तौर पर वो मामला कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया तो कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं, आशीष जी देखिए अब कार्रवाई तो आपके कहने पर ही हुई ना कि भाई इन्होंने घोटाला किया है। हमारे कहने पे नहीं हुई, हमारे कहने आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना पहले। सुनिए ना, हमने आरोप लगाए थे, लेकिन हमने आरोप आज तक थोड़ी लगाया था। हमने आरोप तो लगभग 1 साल पहले लगाया था। हाँ, कार्रवाई कब हुई जाके? कार्रवाई कब हुई? आरोप तो लगाया था ना आपने। मीटिंग का इंतजार, सुनिए ना, एक मिटिंग का इंतजार हो रहा था। अब कौन छटकेगा, अब कौन भागेगा, अब क्या होगा? ठीक, ओके, तो जो भागे और अरविंद केजरीवाल जी नहीं झुके, इसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। आप प्रमुख साहब को वक्त प्लीज। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं प्रमुख साहब, और हमारे भी हैं। हाँ नहीं, मित्र तो सबके हैं। प्रमुख साहब कैसे हैं आप? आज कुछ टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है सर? नहीं टेंशन में नहीं है, थोड़ा खुशी है हमें भी। लोकतंत्र का दिन है और सबसे पहले भाई है आज तो रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को बधाई दे सकते हो आप। हाँ नहीं, श्रीवास्तव जी को मैं विशेष बधाई दे रहा हूँ, सबको पैनल को बधाई दे रहा हूँ। भाई आप अच्छा दिन है, ये तो राजनीति में चलता है, और हमारे लिए अच्छा दिन है सिलेक्टर कि हमको इंगित किया जा रहा था बार बार कि हमारी वजह से ये सब काम हो रहा है। हमेशा इनकी जमानत को रोक रहे थे या हम आक्षेप करते थे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो उसको सब माने, अच्छी बात है। सबके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उनके वकील ने तय की, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो ठीक लगा वो डिसीजन हुआ। ईडी और सीबीआई कांग्रेस की अपने समय से चलाती थी और सरकार इसी चलाती हुई जिस तरह से चलती है। नोटों के बंडल मिलते हैं तो आप क्रेडिट लेते हो, जमानत मिल जाती है कहते हो कि भैया तुम हमारा नहीं है। नहीं, हमने देखिए सिलेक्टर, मैंने इतनी डिबेट आपके साथ की है। वैसे ज्यादातर हमने ये बात क्लियर किया, ये हमारा नहीं। हमने कहा 9 बार ईडी का आपका नोटिस आया, और जानकर ये केजरीवाल जी इतने बुद्धिजीवी थे कि मुझे जेल जाना है और सहानुभूति लेनी है, और वो सहानुभूति इन्होंने ली, लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि बीच में मुझे बाहर आना पड़ेगा और नाली की तरह ये चीज मुझ पर साबित हो जाएगी। आपके प्री प्लान था ये जेल जाने भी थे, इन्हें चुनाव में बाहर आना भी था, ये प्री प्लान था। और ये इसमें सफल हुए, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं इनका ये जनता को, दिल्ली को जिस तरह से मूर्ख बना रहे हैं पिछले लगभग काफी समय से आप देख रहे हैं, वो उसका ये परिणाम था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास आपको कुछ टेंशन हो रही है मुझे लग रहा है हमको। हाँ
हमें टेंशन क्यों है भाई? हम 400 पार के नारे के साथ इलेक्शन, हम 400 पार करेंगे। 4 जून का इंतजार करिए। मैं 99 की बात नहीं कर रहा, 399 पे रुकेंगे। 404 ये 4 किसी ने नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा। और जो चाहिए उन्हें बता दूंगा 2 जून को आपको कि क्या होना है इस देश में, कैसे इस लोकतंत्र की रक्षा करनी है और क्या क्या इस देश के साथ हुआ था, ये सब याद दिलाने के लिए हम केजरीवाल के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में। फायदा होगा, जनता की समझ में आएगा, फायदा होगा इसका। जब जनता के बीच में आशीष जी जल्दी से ये कहे कि भैया तो फायदा होगा हमें। किस्म का तो क्रिमिनल को मिलता है, बदमाश को मिलता है, मर्डर करने वाले को भी मिल जाता है भाई। सवालों का मैं एक जवाब आपको पैरोल मिला है, कुछ दिनों से जमानत का रूप से है, जब आप जी की सुरक्षा प्राप्ति है, कंडीशन आपके साथ है, तो आप पैरोल पर आएंगे। वो जनता को आप एक दोषी होगा, एक आप दोषी होगा जिस तरीके से आप पर दर्ज है, कैसे जनता के बीच में किसकी गारंटी लोग कहते थे ना, एक कांग्रेस वाले एक भैंस ले लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ ये जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं आप लिख के ले लीजिए। उसमें से भी चाबी भाई ने हमारे 404 बताया, 404 में से इनको कह दीजिए कि 202 कांग्रेस वाले ले लेंगे, ये तय है। और इनके में से ही वो 404 में से ही 200 ले लेंगे हम। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मैंने जो चीज कही है आपको, आप उससे परेशान मत होइए। 404 का एक आंकड़ा आपको परेशान नहीं है। 400 पार की बात इंडिया गठबंधन ये निश्चित आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आ रही है। और ये भारत जो है तब आपको बता दिया, वास्तव में आपको बधाई देने लायक नहीं है। जिस कार्यक्रम बधाई होनी देनी चाहिए, पूरी दुनिया जानती है। सबसे पहले नंगा हुआ था भाई, मुफ्त की रणवीर सिंह गिलोरी जी का जो एक मिनट आशीष जी प्लीज, एक मिनट प्रमुख साहब, आपको क्या दिक्कत है? उनके पोस्टर वो आए, आपको क्या समस्या? एक मिनट रुकिए ना विधानसभा प्रमुख साहब, प्रमुख सर सुन तो लीजिए। के साथ जेल गए हैं शराब घोटाले में। प्रमुख साहब एक आपने शुरुआत जरूर कर दी थी, लेकिन सभा आपको यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आपने एक सबूत पर छोड़ा। प्रमुख साहब, प्रमुख सर एक मिनट प्रमुख सर, देखिए ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिनको जेल में डालने की बात कर रहे थे वो उनके लिए आज डिफेंस कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल जी के लिए, तो वो उनके पोस्टर बुआए हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, लेकिन प्रमुख साहब एक बात बताइए, ये घोटाला हुआ, कह रहे हो ना आप, शराब घोटाला हुआ जी, शराब घोटाला हुआ तो कुर्की क्यों नहीं हुई? एक पैसा नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, ईडी से पूछा जब होती है भाई घोटाला हुआ तो कुर्की क्यों नहीं हुई, एक पैसा नहीं। देखिए ये कैसा घोटाला है? जब होती है आशीष जी, जब आपको दोषी मिलता नहीं, आप कुर्सी का काम नहीं बचा है, वो सिस्टम दूसरा है, जांच का विषय है, जो मिलना है उसका समय तय है, मिल जाए। बहुत सर घोटाला हुआ तो कुर्की क्यों नहीं हुई? वही तो सवाल है कि एक पैसा बराबर नहीं हुआ। इतने रुपए मिले तिलक सर कि 2 लाख करोड़ रुपए, 1 करोड़ लाख से घने ज्यादा, मैंने 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गए इसी ईडी में इकट्ठे कर इस देश के संसाधनों में लगाने के लिए भारत सरकार को समर्पित करने का काम किया। प्रमुख साहब, और कुछ को अटैच किया है। एक भ्रष्टाचारी को जेल में डालो, का पैसा जनता के खुलकर कह रहे हैं सर, एक भ्रष्टाचारी को जेल में डालो, देश के सामने नजीर होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट, इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने हैं, उसमें केजरीवाल का नाम तक नहीं है। देखिए तिलक सर, अब इसमें फिर बहस का विषय हो जाएगा, फिर बजट नहीं, खुलकर बहस करिए सर, बहस ही हो रही है, बोलिए। आप 224 पन्ने पे अगर जिस रिपोर्ट की हम बात करते हैं, जो एविडेंस के साथ क्या ईडी, सीबीआई या जितनी कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक,
कोई कोर्ट या बिगर एविडेंस के किसी को जेल में डाल सकता है, ऐसा इतिहास में हुआ है कि सर पीएमएलए कानून में ऐसा है, कोर्ट को चेंज करने की मुझ में ऐसा है। एक केजरीवाल अवैध क्या है, या आप कह रहे जेल पर बैठ करके अवैध हुई है गिरफ्तारी? बताइए। एक मिनट प्रमुख साहब, ये वैध है अवैध है ये तो कोर्ट बताएगा ना। एक मिनट मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा सर, मैंने तो इतना पूछा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्नों में केजरीवाल का नाम नहीं, आप नाराज हो रहे हो? मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं सच बोलता हूँ, डिबेट तो घूमने से बचाता हूँ। कहीं सर डिबेट तो घूमने भी नहीं दूंगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 आदमियों का नाम है चार्जशीट में, केजरीवाल का नाम नहीं है उसमें। काम करता हूँ तिलक सर, जहाँ जरूरत होती है डिबेट मैं भी नहीं घूमने दूंगा। मेरे जैसे लोग भी कम मिलते होंगे आपको। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने, केजरीवाल का नाम नहीं, 5 आदमियों का नाम उसमें है, केजरीवाल का उसमें कोई जिक्र नहीं है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट मैंने ये पूछा, बोला है केजरीवाल एक भी व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर इस बात से नोटेड हो रही है, ये हमारे डिबेट का हिस्सा है, विश्लेषण के तौर पर आलोक जी बैठे हैं और इसको कहीं भी आप सर्च करा दीजिए। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है तो आप इसे एक बार डिक्लेयर करा दीजिए। मैं अभी आपकी डिबेट छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रमुख साहब। हाँ जी। पीएमएलए कानून क्या कहता है? देखिए इलेक्शन में फिर कानून पे चला जाऊंगा। हाँ चलिए, कोई कानून बताने के लिए मेरी घंटे आप कह रहे हो, मैं तो नहीं चाह रहा कि आप डिबेट छोड़ के जाइए, आपने कहा कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, ये वैध है अवैध है? पीएमएलए कानून क्या कहता है बताइए ना सर। मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा डिबेट को। नहीं, आपको मैं छोड़ नहीं दूंगा डिबेट। बात कहिए कि आप एक ही ऐसा बता दीजिए कि दिल्ली का हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट या ईडी गलत है दोनों में, और केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गलत है और इसका एविडेंस आपके पास है, तो आज नहीं रखूंगा, बोल दीजिए। प्रमुख साहब मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा, बता दिया चावला साहब कोई फायदा थोड़ी है डिबेट को घुमाने के लिए। नहीं मैं थोड़ी डिबेट घुमा रहा हूँ सर, मैं डिबेट का मैं तो सवाल पूछा, एक मासूम सा सवाल, आप नाराज हो गए। अच्छे हमेशा सम्मान करता हूं। आप इस तरीके से अगर मुझसे कोई चूक हो रही है मैं डिबेट में कमजोर पड़ रहा हूँ। रमेश जी ये करना चाहिए, फिर आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। वो ये कह रहे कुल मिलाकर आप लोग, रमेश जी बोल रहा हूँ, प्रमुख साहब कह रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ अगर एविडेंस की बात करोगे और लेकर बैठेंगे तो शायद हजारों पन्नों की रिपोर्ट आएगी, आप 224 छोड़ दीजिए। गिरफ्तारी और नोटिस कहां से शुरू हुए हैं, जवाब कहां मांगा गया? ठीक रमेश जी, यही तो सवाल है ना, लोकतंत्र में तो जनता की अदालत भी सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। ठीक रमेश जी, और अब आप जनता की अदालत नहीं है, मैं आप ही की बात मान लेता हूं, और अभी भी आपके साथ जनता नहीं खड़ी हुई, 4 जून के बाद पता चल गया, फिर क्या करोगे? देखिए ऐसा है कि जनता के बीच में तो हम जा रहे हैं, वोटिंग होगी, उसका फैसला 4 जून को आएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हम उसके राजनीतिक पहलू पर विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। जी। ईडी ने आज आपने बताया कि चार्जशीट दाखिल की 224 पन्ने की, जिसमें अरविंद जी का नाम नहीं है। ये चार्जशीट उस जांच प्रक्रिया का नतीजा है जो 2 वर्षों से चल रही है। 2 वर्षों में इनको अरविंद जी का ऐसा लिप्तता नहीं पाई गई जिसकी चार्जशीट में डाल सके। आप खुद समझ जनता को सकते आप हैं। क्या बताओगे? जनता के बीच में आप जा रहे हो, आप क्या बताओगे कि हमारे ऊपर घोटाला लगा और हमें 20 दिन की जमानत मिली है, हम 50 दिन से जेल में थे, यही बताओगे? हाँ, जनता को जब ये नोटिस आई थी, पहली नोटिस याद कीजिएगा 2 नवंबर की थी जी, 9 सम्मन आए थे, आपने एक का जवाब जी दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सबका जवाब दिया और हमने सबने यही चैलेंज किया कि मुझे बुलाने का आपका आधार क्या है, आप जरा ये बता दें, मैं आरोपी हूं या गवाह। वो तो आपको 50 दिन में समझ में आ गया होगा जेल में रह के। सर एक मिनट, नहीं, वो ईडी को भी समझ में आ गया मुझे 50 दिन जेल में रख करके, जब उन्होंने चार्जशीट दाखिल की और उसमें मेरा नाम भी नहीं लिखा। ये ईडी को पता चल गया कि मैं क्या हूं, गवाह हूं या मैं एक्यूज हूं। मुझे एक्यूज तक नहीं बना पाए वो। चुनौती दे रहे थे ना। अरे भाई मुझे एक्यूज तक तो बनाओ, सेक्शन 50 पीएमएलए क्या कहता है। को चुनौती दे रहे थे, सम्मन को आप ठुकरा रहे थे। सर नहीं,
बिल्कुल नहीं, उसका केस अलग चल रहा है, सम्मान वाला केस अलग चल रहा है। लेकिन फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, हर सम्मान में यही जवाब दिया। अब मेरा कहना है, रोकना चाहता हूँ, प्लीज बहुत बड़ी बात कही है। अगर ईडी ने नोटिस गैर तरीके से दिया है और बिगैर कानूनी रूप से दिया है तो ईडी पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जमानत दी है ना, और सिंधे उसका मुकदमा अलग चल रहा है। जैसे वकील, अरे दुनिया, अरे प्रभु जी बात आप समझ नहीं पा रहे हो, उसका मुकदमा अलग चल रहा है। कम से कम यार ईडी को भी दिखा दीजिए। ये ईडी का आपके चीखने से तो आपकी बात सही हो रही जाएगी। अरे भाई, सम्मान से ना जाने का केस वहाँ पर चल रहा है राउत। आज ये जो और ऐसे चिल्लाने को क्या होगा इसमें समझे तो सही है भाई, एक को समझे तो सही। मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ एक मिनट प्रमुख साहब, कर ले रमेश जी। तो फिर आप ईडी की बात क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं ईडी को भाई? आपने बनाई थी, कांग्रेस ने निर्माण किया था 17 वर्ष पहले ईडी का। एक मिनट प्रमुख साहब बात रखने दीजिए प्लीज। आलोक जी बहुत देर से वेट करें प्लीज। आपने शुरू में कहा देवेंद्र जी बहुत टेंशन में है, और टेंशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है उनकी बौखलाहट में। देवेंद्र जी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, खुशी की बात है, एक दाग खत्म हो गया हमारे ऊपर से। सब सुन तो ले आप। हमसे गिरफ्तार करा दिया, हमसे जेल में करा दिया, कम से कम ये तो नहीं कहोगे आप। प्लीज सम्मान वाला केस अलग चल रहा है महोदय। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। रमेश जी बताइए। अरे मैं सुन ही नहीं पा रहा, आपकी बात तो मानूंगा ना मानूंगा क्या? नहीं रमेश जी, वो टेंशन में नहीं है, वो उनका अंदाज। अब देखिए ईडी को करना क्या चाहिए। आज उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी, अरविंद जी का नाम भी नहीं है। अब ईडी कुछ दिन के लिए खाली है। ईडी को उस टेम्पो का पता लगाना चाहिए जिसमें बोरे में भर करके कुछ 2 उद्योगपतियों के नाम लिए थे पीएम ने, उन्होंने भेजा था। वो 2 उद्योगपति कौन है? 10-15 दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर आपकी मदद कर रहा हूँ। रमेश जी, आप ईडी के खिलाफ चले जाइए, आपके पास बहुत अच्छा आज मौका है। केजरीवाल जी भी बाहर आ गए, आज आप जश्न के मूड में भी हैं। अब जितने एविडेंस आपके पास हैं ईडी के खिलाफ, आज चैनल पर बात हो रही है, सच के साथ बात हो रही है, ईडी को आई ना दिखाइए। क्योंकि मैंने अभी भूषण जी का जिक्र किया भाई, अरे ईडी हमारे, अगर ईडी आलोक जी बता रहा हूँ, आलोक जी क्या वाकई में केजरीवाल की जो एक मिनट केजरीवाल को जो राहत मिली है वो सियासी हथियार के रूप में देखा जाएगा इस पूरे के पूरे, क्योंकि चुनाव के लिए ही तो। एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब एक मिनट। आलोक जी पहले आप, फिर उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। आलोक जी बोलिए। प्रमुख साहब बोले प्रमुख साहब 1 मिनट, अब 4 जून को 4 जून का तो इंतजार कर लेगा कम से कम। पता है, लेकिन मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट बोलिए आलोक जी। जी, सियासी हथियार के रूप में अब इस्तेमाल हो रहा है ना? नहीं, अब राजनेता है, सियासत है, तो सियासी हथियार तो होगा। बीजेपी कहेगी चलो तुम बाहर आ जाओ बेटा, आप जीत के दिखा दो। आम आदमी पार्टी कहेगी भाई हमारा सबसे प्रमुख बंदा बाहर आ गया है, अब आप देखना आपको हरा के दिखाएंगे। 4 जून के दोनों में से किसी को हारना है, किसी को जीतना है, उस समय लॉजिक दूसरे हो जाएंगे। नहीं, 260 सीटों पर अभी चुनाव बचा है जी, इसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं दिल्ली और पंजाब में देखता हूँ, अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में तो वो मान सकते हैं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दिल्ली और पंजाब के आसपास का एरिया है, यहाँ निश्चित बात है आम आदमी पार्टी ज्यादा ऊर्जा से लड़ेगी। नहीं, वो इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा तो है ही। देखिए, मैं मानता हूँ कि इंडिया अलायंस में बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल भी है। तो इतने जब बड़े चेहरे होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के हिस्से में थोड़ा हिस्सा आता है,
तो इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कहूंगा, आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और राजनीतिक राज में आशीष मिश्रा जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए, आलोक जी बड़े भाई है और विश्लेषण काफी अच्छा करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हम लोगों का अरविंद केजरीवाल जी जो है, अरविंद केजरीवाल जी का लाभ हमको पूरे देश में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कोई यूं ही नहीं बन जाती। और जो अब बात चल रही थी ईडी के अधिकारियों की, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि नहीं, आपको फायदा कैसे मिलेगा मैं ये जानना चाह रहा हूं। वही बात आलोक जी कह रहे हैं, कैसे फायदा मिलेगा बताइए। मैं आपको चावला जी बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं मुंबई के उत्तर मुंबई सीट से प्रचार में दिल्ली रहता हूँ प्रतिदिन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, शरद पवार जी के पार्टी का कार्यकर्ताओं का जोश, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, ये सभी जो लोग हैं, क्योंकि देखिए हर एक लोग का अपना कहीं न कहीं एक पॉकेट है और समाज में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूँ आपको। मुंबई में कितने % वोट है आम आदमी पार्टी का? महाराष्ट्र में सुनिए ना, मैं अलग इसका जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी, आज 303 सीटों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी तुरंत बनी और तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई, ऐसा नहीं हुआ, एक समय लगा। पार्टी का जनाधार वोट है, कैसे प्रभाव पड़ेगा उनका? मेरे भाई महाराज सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका आकलन तब होगा आज मैं ये जो आपको है ना वास्तविकता बता रहा हूँ कि मैं जब साथ में रहता हूँ तो मैं उनके कैडर की मेहनत देखता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत देखता हूँ, घर घर जाके जो जिस प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए मेहनत देखता हूँ। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप देखते रहिएगा, यही आम आदमी पार्टी होगी, यही समाजवादी पार्टी होगी, पूरे देश के अंदर ये भागीदारी के साथ में चुनाव लड़ेंगे और पूरा सम्मान देंगे। सुनिए, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो साथ में ही रहेंगे आप लोग सर। नहीं, देखिए हम यही तमन्ना तो बहुत सारे लोग पहले से कर रहे थे कि साथ रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात का विश्वास हो गया कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया गया, एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे थे जो दमखम के साथ में सुनीता केजरीवाल जी के सहायता करने के लिए साथ में खड़े हुए। ये कोई और नहीं था, ये हमारा बड़प्पन है और ये हम कर रहे हैं। देखिए, हम ये चीज नहीं कह रहे कौन दिल तो बड़ा आलोक जी इनका मानना पड़ेगा। इतनी गाली खाने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है। धरती में इससे बड़ा किसी राजनीतिक दल का दिल नहीं होगा जो अपने आप को खत्म कर दे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म करती जा रही है। कांग्रेस का स्थान तो नहीं रही आम आदमी पार्टी, आप देते रहिए पिच, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नुकसान कांग्रेस का होगा केजरीवाल के बाहर आने से? बताइए, दिल्ली किसने छीना? पंजाब ये अलग थ्योरी है। आलोक जी कह रहे हैं कि नुकसान तो असल में जो है वो केजरीवाल जी जो है कांग्रेस का करेंगे। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट रमेश जी, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी असल नुकसान तो पंजाब में करेंगे कांग्रेस का। हम लोगों ने देश में 60-65 सालों तक हमारी सरकार चली, तो हमारा किससे छीना? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी। आशीष ठीक है ना, ये सारे जितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो आप में से निकले हुए नेता हैं। अब पुराने जमींदार हो तो हो, कौन मना कर रहा है आपको? एक मिनट रुकिए ना रमेश जी, वो ये कह रहे हैं असली खेल तो अब होगा, पंजाब में नुकसान होगा कांग्रेस को केजरीवाल के बाहर आने से। आलोक जी ये कह रहे हैं। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगले प्रचार का ये स्तर होने वाला है बयानबाजी का। दिल्ली का एग्जाम्पल मैं शुरू करूंगा। दिल्ली में हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस इस समय विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन आप देखें कि कांग्रेस के 2 चुने हुए उम्मीदवार जब अरविंद जी की पत्नी सुनीता जी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने समय दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और उस फोटो से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए काम करने को तैयार होता है। देख लीजिए भैया, हमारे मित्र कांग्रेस के भाई अभी से अपने आप को बड़ा कहने लगे हैं। प्लीज अब दूसरी बात, मैं अभी की वास्तविकता बता रहा हूँ। अब दूसरी बात सुनिए,
दूसरी बात सुनिए, जब अरविंद जी गिरफ्तार हुए तो संदीप जी और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष लवली साहब दोनों लोग पहुंचे थे। ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं में समन्वय है, नेताओं में समन्वय है। इससे होता क्या है, इससे वोट ट्रांसफर ले जाते हैं ना, दिल्ली के बाहर से नहीं लेंगे समन्वय। पंजाब पे आ रहा हूँ प्लीज। इससे वोट ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है और एक पार्टी का वोट दूसरी को, दूसरी पार्टी का वोट पहली को ट्रांसफर हुआ कि गठबंधन जीता। रमेश जी, आप बहुत काबिल हैं, आपकी काबिलियत पे संदेह नहीं है। ये वाला फॉर्मूला पंजाब में लागू नहीं होता? मैं बता रहा हूं आपको, यही हमारी, सर एक मिनट, यही हमारी पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, आंतरिक लोकतंत्र होता है। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व अपनी बात प्रदेश इकाई के नेताओं पर थोपता नहीं है। हाँ, प्रदेश इकाई के नेताओं की बात हमारे यहाँ सुनी जाती है। पंजाब में दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश इकाई के नेताओं की, लोग जी पंजाब में अधिकार है एक दूसरे को कोसने का, दिल्ली में अधिकार नहीं है। वो कह रहे परमिट सिर्फ वहीं तक का है। अखिलेश उस टाइप का मामला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे वहीं तक है मामला। मैं तो अखिलेश की बात तो हम करते नहीं। 5 जून में इंडिया गठबंधन था। देखिए सुनिए, जब हम पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां एक दूसरे के विरोधी हो गए। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में आप देखें, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है कि नहीं है? रमेश जी, एक मिनट, आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि हम वहां पर विरोधी नहीं। चुनाव में, राजस्थान चुनाव में, एक मिनट मैं बात रख देता हूं, गलत बोलूंगा तो आप टोकिएगा। आशीष जी भी, क्योंकि जख्म खाए हुए हैं, वो जख्म खाने के बाद भी कह रहे कि नहीं कोई परवाह नहीं। एक चुनाव के वक्त जो राज्य में चुनाव हो रहा है, राजस्थान गए केजरीवाल जी, बोले कि अशोक गहलोत ये महाभ्रष्ट सरकार, उखाड़ फेंकना है इसको। भूपेश बघेल ये तो सबसे बड़ा घोटालेबाज, इसको उखाड़ फेंकेंगे हम। आप वही फॉर्मूला बता रहे हैं मुझे? मैंने आपको उस समय भी डिबेट पे एक दिन साथ था और मैंने आपको याद दिलाया था कि ये जो इंडिया गठबंधन का आइडिया है, ये लोकसभा के चुनावों के लिए प्रपोज किया गया था। तो विधानसभा में आप जिस शख्स को गाली दे रहे हो, उसी शख्स के लिए वोट मांगने के लिए ये कैसे कहोगे? फिर आपके पास वो कौन सा नैतिक अधिकार है जहां पर आप ये कहोगे कि जिन्हें हमने 2 महीने पहले भ्रष्टाचारी बोला था, ये भ्रष्टाचारी नहीं सदाचारी हैं? आपको ये दिखा नहीं कि वही माननीय अशोक गहलोत जी जब दिल्ली में सीटों का बंटवारा हुआ तो फिर उस कमेटी में वो खुद भी बैठे थे। तो रमेश श्रीवास्तव जी, आप ये कहिए ना कि हमने गलत आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। नहीं, सुनो, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। चावला साहब मैं जवाब देता हूँ, चावला साहब मुझसे जवाब ले लीजिए। जी, आप अगर इस पैमाने से आप चलना चाहेंगे ना, तो अशोक चौहान का आदर्श घोटाले का आरोप किसको लगाया था? प्रधानमंत्री जी संसद भवन में कहते हैं ये बात, और उसके दूसरे दिन उनको बुला के तीसरे दिन राज्यसभा भेज दिया जाता है। हाँ। इसके पहले नारायण की बात आती है, छगन भुजबल की बात आती है, अजीत पवार की बात आती है, उनको बुला के उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आपकी बात आपको समस्या नहीं है ना कि आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अशोक गहलोत को अगर कोई भ्रष्टाचारी बोले तो आपको समस्या नहीं है? आप ये कह रहे हो? मैं चावला साहब, मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ आपको। ये पैनल में जितने लोग बैठे हैं ना, शायद मेरी इस बातों से सहमत होंगे। आप धीरे धीरे अगर देखते जाएं, मैं इंक्लूडिंग अपने दल को भी लेके मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दल के नेताओं ने बयानबाजी की धारा पे अगर जाया जाए और देखा जाए तो इतने निचले स्तर तक लोग जाने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए, न कि जनता की भलाई के लिए, कि लोगों का जो विश्वास था कि राजनेताओं के प्रति वो आए दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ये जो चुनाव में कम प्रतिशत का योगदान हो रहा है लोगों में, आप यकीन मानिए, आज आप सड़कों पे उतर के देखिए। मैं भी चुनाव को आज से नहीं, मुझे याद है कि मैं लगभग 13-14 साल की उम्र में था। सुनिए ना चावला साहब, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तब से मुझे राजनीति का ना शौक था। हमारे यहाँ पे नेता आते थे ना, तो मैं भी झंडा लेके दौड़ा करता था। आज वही नेताओं के बगल में मैं बैठता हूँ और कहीं न कहीं उनसे थोड़ा 1-2 लाइन में आगे जा चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका सम्मान करना भूल जाऊं, क्योंकि मैंने उनकी छत्र छाया में अपने आप को निकाला है।
लेकिन राजनेता जिस प्रकार से बयानबाजी एक चुनाव के बाद एक आत्ममंथन कर रहे करिएगा। हैं, एक मिनट, जो बात आप कह रहे हैं, फिर मैं, क्योंकि ये प्रमुख साहब को पूरा वक्त देने वाला हूं, आत्ममंथन करिएगा कि जनता, जैसे आप कह रहे हैं कि उब गई है, तो जनता का विश्वास अगर बीजेपी ने खो दिया है तो आप में क्यों नहीं जागा, ये सोचिएगा। ठीक, अभी प्रमुख साहब अब प्रमुख साहब रहेंगे। अभी आप मुझसे पूछे, एक मिनट आशीष जी, एक मिनट प्रमुख साहब को आशीष जी, एक मिनट सर, मैं प्रमुख साहब को थोड़ा, आप लोग ही कहते हो ना लोकतंत्र जिंदा, सत्ता से सवाल पूछो, विपक्ष से ही क्यों पूछते हो, इस टाइप का है ना, मेरे यहाँ ये चलता नहीं है। एक मिनट, तो ये जो आपने जवाब दिया, देखिए एक मिनट सर, आशीष जी मैं इस तरह की बहस करता नहीं हूं। एक मिनट प्रमुख साहब, आपने कहा था कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं जानता हूं आप उन नेताओं में से है नहीं जो डिबेट छोड़ के चले जाए, आज तक तो कभी नहीं हुआ ना प्रमुख साहब, कभी डिबेट छोड़ के भाग जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ प्रमुख साहब। लेकिन ये शरत रेड्डी कौन है? देखिए सर, पहले डिबेट के बारे में बताता हूं। मैंने डिबेट ये नहीं छोड़ा कि मैं बैठ छोड़ दूंगा अभी आपकी डिबेट। मैंने कहा तो डिबेट ही नहीं करूंगा अगर मैं इससे फेल हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। शरत रेड्डी कौन है? दूसरी बात मैं करता हूं कि आप रेड्डी की बात करो, हाँ, या अगर किसी और की बात करो, शरत रेड्डी या पवार की बात करो, या महाराष्ट्र आए हुए लोगों की बात करो। नहीं, मैं सिर्फ शरत रेड्डी पर हूं, केजरीवाल के बारे में। एक ही जवाब दूंगा आपको कि अगर कोई नेता कांग्रेस छोड़कर आया है तो एक रामायण का प्रसंग है, जब भगवान राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण के भाई जो थे विभीषण, उन्होंने आकर भगवान राम की शरण ली थी। तो भगवान के इर्द गिर्द जितने भी सलाहकार थे, सबने कहा था कि दुश्मन का भाई है, नुकसान हो जाएगा युद्ध में। सर मैंने प्रमुख साहब, अभी सबका ऑडियो नहीं चलेगा। एक मिनट प्रमुख साहब, ठीक है सर, थोड़ी बहुत रामायण आपने ज्यादा पढ़ी होगी, मैंने कम पढ़ी होगी, ठीक, लेकिन इतना बता दीजिए शरत रेड्डी कौन है? मैं शरत रेड्डी पूछ रहा हूं। मैं अब शरत रेड्डी बताने के लिए ये काम मेरा थोड़ी है, आपने सवाल कर दिया, मैं सर आप कह रहे हो आपका काम नहीं है। शरत रेड्डी तो वही आरोपी था जो सरकारी गवाह बन गया, और अरविंदो फार्मा ने आपको 60 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, उसी कंपनी ने जो सरकारी गवाह बन गया। इसमें मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि आज केजरीवाल जी बाहर आए हैं, कितना जश्न मना रहे हैं, और अभी तो बाहर कैसे आए हैं? आप बार-बार जमानत कह रहे हैं, मैं उसे पैरोल कह रहा हूं सर। शरत रेड्डी की बात हो या और किसी बात हो, और किसी गर्द की और नेताओं की बात हो, मैं तो कहता हूं कि जो कांग्रेस से आए हुए नेता है ना, और जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, और जो आज बीजेपी में भी है, उनके केस की एक ही हेयरिंग करा लीजिए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट से आप केजरीवाल जी की जमानत करा सकते हैं तो उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। अच्छा एक बात बताइए प्रमुख साहब, एक नेता को जेल भिजवा, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गया, क्योंकि आपका कोई चाहने वाला लग रहा है, कि आपने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था, वो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, याद है आपको? नहीं, वो तो मैं भी क्रिकेट में कई बार बोला हूं, क्यों बदलूंगा? आपने कहा था ना कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अभी कह रहा हूं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। दबदबा ब्रिजभूषण को लेकर आपने कहा था। किसको लेकर? ब्रिजभूषण जी को लेकर, माननीय ब्रिजभूषण जी, मान्य लगा रहा हूं सर। हाँ, माननीय सांसद ब्रिजभूषण जी के। हाँ, तो वो ब्रिजभूषण जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला पहलवानों ने यौन शोषण के मामले में जो आपके नेता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। आप बोलिए दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आरोप क्या होगा सर? मैंने ये चीज दूसरे हिसाब से कही थी, अब फिर दोहरा रहा हूँ आपको। मैं न किसी के मुकदमे का फेवर कर रहा था, न बचाने का। उस समय जब मैंने कहा था दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा था, तब भी वो केस रजिस्टर्ड हो चुके थे। उससे उसका कोई मतलब नहीं है, सामना करने के लिए तैयार है। उन्हीं ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण को भाजपा ने टिकट दिया केसरगंज से। भाई हम कहां लग रहे हैं इस बात से? हम तो ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण जी पर अगर आपने आरोप तय किए हैं, सारी चीज जो उनका हुई है, कोर्ट ने कोर्ट वहीं आता है कि आज केजरीवाल जी के लिए कोर्ट दूसरा होगा हमारे लिए। मैंने वो चीज दोहराई थी ना, मैंने तो याद दिलाया था
भाई आज हमारे सांसद पर कोर्ट इतना कड़ा हो गया और आज जो है आपको जमानत देगी तो कोर्ट आज आपका होगा, हम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे क्या? रोना लगे क्या? हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे सर। दबदबा था, रहेगा, ये अलग बात है। नहीं, दबदबा था, दबदबा है और रहेगा, तो वो संविधान का था, कानून का था दबदबा। एक मिनट, देश की बेटियों को आपने कहा आरोप तय हो गए कोर्ट की तरफ से, देश की बेटियों को इतना मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। एक मिनट, एक भी कोई ऐसा, देखिए ये सब चीज अभी ऑडियो नीचे रहेगा आशीष जी प्लीज। मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रमुख साहब कि देश की बेटियों को इतने मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। देखिए बताइए, महिला पहलवानों को ट्रोल तक किया गया, ब्रजभूषण में किया गया ना सर? उसमें पहलवान भी थे, बेटियों ने जो बात कही है वो सारी सामने एविडेंस के साथ आई थी। सर दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया उन बेटियों को। करने का मतलब किसी के सम्मान को गिराना नहीं। मुकदमा किसी पर कोई भी लिखा जा सकता है, मुकदमा बलात्कार का हो वो शर्मनायक होता है, मतलब छेड़छाड़ का हो वो शर्मनायक होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? लिखा जाए किसी पर चुनाव की आचार संहिता का मुकदमा लिख जाए, किसी पर दूसरे केस का उसकी जांच होनी बाकी है, प्रमुख साहब, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रमुख साहब, मैं वही कह रहा हूं ना, आपने क्योंकि कहा था दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा सिर्फ सर कानून का है, कानून का, जिसकी नजर में आप और मैं और सब बराबर है। मैं तो अभी कह रहा हूं दबदबा सिर्फ संविधान का है। सुप्रीम कोर्ट है रहेगा जी, तब आप कह रहे थे कि ब्रजभूषण जी को लेकर कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। देखिए, अब ये ब्रजभूषण भी हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, ये तो और कोई देश के प्रधानमंत्री लेकर या विपक्ष के नेता लेकर किसी का भी हो सकता है। इसमें क्या है? दबदबे का मतलब क्या है? ठीक है सर, आपकी परिभाषा, लेकिन शेर का होता जंगल में, राजा का कभी तो राज चलता है। प्रमुख साहब, अगर योगी जी का दबदबा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो। प्रमुख साहब, ये जंगल में राजा और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मसला कोर्ट का है, कानून का है। ठीक सर, आप वो हाँ कोर्ट को तय करने दी। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रमेश जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, प्रमुख साहब आपका भी और आलोक जी आपका भी। तो अब केजरीवाल की जमानत के बाद, अंतरिम जमानत के बाद क्या कोई फायदा इंडिया गठबंधन को होगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।